एसी कर दो। ओके, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कहाँ जाऊं? आज शाम को मना करूंगा कि मैं नहीं आ रहा। आज शाम को मैं मना करूंगा कि मैं नहीं आ रहा। मुझे यहीं मनानी है होली। ये अच्छी बात नहीं है। जाना चाहिए। क्यों? मैं घर को यहाँ बुला लूं तो ऐसा कर सकते हैं। ओके। अरे चले जाऊंगा रे, मतलब पैसे कमाने दे थोड़े। पैसे लेके जाऊंगा तो खुश हो जाएंगे ना। हाँ, उनको चाहिए पैसे कमाने वाला आदमी। नौकर रख रखा है मुझे। वो बड़े एंजॉय करते हैं। उनको बोला बैग भर के सर पैसे ले आना तू जब घर आए। घर वाले ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि मुझे उनकी जमीन खरीदनी है जो उनको उनके पूर्वजों से फ्री में मिली है। ये अच्छी बात है क्या? ओके। हम क्या पढ़ रहे थे? सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण। और उसमें हमने अपक्षय पढ़ा था। अपक्षय तीन प्रकार का होता है: भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक का हम बोलते हैं विखंडन, और रासायनिक को हम बोलते हैं विच्छेदन, और जैविक होता है जीवों द्वारा विखंडन भी और विच्छेदन भी। ओके, फिर हमने कहा कि जो प्याजनुमा अपक्षय हैं वो दैनिक अंतर होता है यदि तापमान में तो बनती है। और मैंने कहा मशरूम प्रकार की चट्टान जो है वो बनती है वायु अपर्दन से। वायु अपर अरावली के अंदर वायु अपर्दन से बनती है। फिर मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया जो है वो है जल अपघटन। कौन सी है? आज हेडिंग लगाइए मृदा निर्माण कारक। मृदा निर्माण कारक। सोइल फॉर्मिंग फैक्टर, मृदा निर्माण कारक। क्या होते हैं मृदा निर्माण कारक? ऐसे कारक जो मिट्टी के निर्माण में आवश्यक है। कारक क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं बात बताऊं, इस रूम के निर्माण के कुछ कारक है। बिल्डिंग के लिए बनाया ना रूम, तो इसके लिए क्या क्या कारक है? सीमेंट लगी होगी, ईंट लगी होगी, मजदूर लगे होंगे, समय लगा होगा, पैसा लगा होगा। वो सारे क्या है? कारक है। तो मिट्टी के निर्माण में ऐसी क्या क्या चीजें लगती है उनको हम बोलते हैं कारक, मृदा निर्माण कारक। मृदा निर्माण कारकों के बारे में सबसे पहले बताया डोकोचेव ने। किसने बताया? डोकोचेव को जानते हो? कौन थे? फादर ऑफ सोल साइंस। डोकोचेव ने मृदा निर्माण कारकों के बारे में बताया। कितने कारक बताए? तो याद रखना, डोकोचेव के अनुसार कितने कारक है? तीन कारक है। डोकोचेव भैया ने कितने कारक बताए? तीन कारक। कौन कौन से कारक है? तो याद रखना, एक है जलवायु, एक है जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाइमेट, शॉर्ट में बोलते हैं सीएल। क्या बोलते हैं? दूसरा है जीव। क्या है? जीव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में बोलते हैं ओ। और तीसरा है पैतृक पदार्थ। कौन है? पैतृक पदार्थ मतलब जिनसे अपनी मृदाएं बनी है, चट्टाने, खनिज, तो इनको बोलते हैं पी। तो याद रखना, इन्होंने तीन कारक बताए: सीएल, ओ और पी। जलवायु, जीव, पैतृक पदार्थ। लेकिन ये बात इन्होंने अधूरी की। ये बात पूरी नहीं थी। एक्चुअल में इससे भी ज्यादा आपके क्या है? कारक है, जो आगे के सालों में जाकर जेनी नाम के एक साइंटिस्ट ने बताए। किसने बताए? जेनी। तो ये वाला साइंटिस्ट आपको याद रखना है। 2 नंबर पे एक साइंटिस्ट आया था जेनी। तो जैनी के अनुसार, जैनी कब आए? 1941 में। और जैनी ने जो कारक बताए वो कुल 5 कारक बताए। कितने कारक बताए? 5 कारक बताए। एक बार लिख लीजिए, फिर 5 कारकों के बारे में लिखवा लेंगे। तो डोकुचेव के अनुसार तो 3 कारक थे और जैनी के अनुसार 5 कारक थे। लिख दिया? तुम्हारा कल भी क्लास है? नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। तुम आना। यहाँ हो तो पढ़ लेना क्या है। जैनी 1941 के अनुसार कितने कारक है? डोकुचेव के अनुसार कौन कौन से?
क्लॉप, सीएल मतलब जलवायु, ओ मतलब और पी मतलब पैतृक पदार्थ। लिख लिया? ओके। जैनी के 5 कारक, जैनी के कितने कारक? उन्होंने कहा एस बराबर एफ के जो सोइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से? तो उन्होंने कहा सीएल, बी, आर, पी, टी, फिर कुछ डॉट्स थे उसके, फिर उन्होंने कर दिया बंद। ये एक इक्वेशन दी, समीकरण दिया, इसको बोलते हैं जैनी का समीकरण। किसका? जैनी। तो ये किसने डेवलप किया? जैनी ने डेवलप किया। कब किया? 1941 में। इन्होंने 5 कारक बताए, कौन कौन से? तो देखो, पहले नंबर पे सीएल, दूसरे नंबर पे बी, सीएल और बी। फिर 3 कारक और है, आर, पी, टी, आर, पी, टी। अच्छा, सीएल और बी का मतलब क्या है? सीएल तो वही क्लाइमेट, मतलब जलवायु, मतलब सीएल फॉर क्लाइमेट मतलब जलवायु। बी, बी मतलब बायोस्फीयर, इसको बोलते हैं जैव मंडल। जीवों का जो मंडल है जहां जीव रहते हैं उसको जीव नहीं बोल के जैव मंडल बोल दिया। क्या बोल दिया? जैव। आर, आर कहते हैं रिलीफ को, रिलीफ मतलब स्थलाकृति। कौन सी करती? भाई स्थल की आकृति कैसी, उबड़ खाबड़ है, समतल है कि मैदान है कि पट्टार है कि पहाड़ है। पी वही पैतृक पदार्थ, पी का मतलब वही पैतृक पदार्थ, और टी का मतलब है समय, टाइम, समय, बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इन्होंने जो 2 कारक बताए, इन कारकों को आगे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? तो याद रखना, ये कारक वापस 2 भागों में, अलग अलग कलर की पेन से लिखे हुए। ये जो जलवायु और जैव मंडल, जो ये 2 कारक है, और ये जो 3 कारक है, इन 2 कारकों को तो बोलते हैं सक्रिय कारक। कौन से कारक है? तो याद रखना, शुरू के 2 कारक तो कैसे कारक है? सक्रिय कारक है, मतलब एक्टिव फैक्टर है। और बाद के 3 जो कारक है वो कैसे कारक है? निष्क्रिय कारक है, निष्क्रिय कारक है। ये काम किसने किया? जोफे ने। तो याद रखना, सक्रिय निष्क्रिय में किसने बांटा? सक्रिय व निष्क्रिय कारकों का वर्गीकरण किसने किया? कब बताए? 1949 में बताए। लिख लीजिए। सर आज आपकी क्लास नहीं होगी। अरे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मुझे लगा आज 13 तारीख है, तो मैंने कल बोल दिया कि कल क्लास नहीं होगी। फिर मैंने आज सुबह कैलेंडर देखा तो तारीख 12 थी, क्योंकि मैं एक दिन एडवांस चल रहा था, मैं एक दिन आगे चल रहा था। तो गलती हो गई, गलती हो गई मेरे से, मेरी गलती है, मैनेजमेंट की नहीं है। कल मैंने बोल भी तो दिया था तुम लोगों को, कल क्लास क्या पता हो नहीं हो। होगी, शुरू में बोला था नहीं होगी, माइक ऑफ करके। फिर बाद में याद आया कि हाँ, मैं कल से तुमसे बोला ना क्लास होगी, वो मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन भगवान तो देखता है, भगवान इन भोले बच्चों के साथ तुम झूठ बोल रहा है, ले एक दिन में आग पीछे कर देता हूँ वापस। मेरा तो वैसे कल 12 तारीख थी, लेकिन फिर वापस वो 24 घंटे घड़ी घुमाई भगवान ने, और वापस पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। भगवान तुम लोगों के साथ है, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। मेरा सुपरवाइजर में सिलेक्शन थोड़ा रुक सकता है। हाँ, 1949, 1949 ये वाला है। ये सक्रिय निष्क्रिय किसने बताए? जो मैंने। वापस बताओ, जैनी के कितने कारक? जैनी के कौन कौन से? जैव मंडल दोनों कैसे हैं? सक्रिय है। फिर 3 कौन कौन से हैं? स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ, और कैसे हैं तीनों? बस। तो याद कर लोगे मृदा निर्माण कारक। सबसे महत्वपूर्ण मृदा निर्माण कारक कौन सा है? जलवायु। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? लिखो।
जलवायु के अंदर दो चीजें आती है, क्या क्या? वर्षा व तापमान। सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है मृदा निर्माण के लिए? कौन सी जलवायु है? तो याद रखना, आर्द्र व उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु? आर्द्र व उष्ण। ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल। ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल सबसे उपयुक्त है। सबसे खराब जलवायु कौन सी है? कौन सी है? शुष्क व शीत जलवायु। ठंडी भी हो और सूखी भी हो। मृदा कैटिना का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मृदा कैटिना। ये एक साइंटिस्ट है, जी मिल ने। मृदा कैटिना किसने दी सबसे पहले? जी मिल ने। नहीं लिखा बेटा, मत ढूंढ। जी मिल ने। नोट्स में नहीं मिलेगा, तभी तो मैं लिखवा रहा हूं है। हाँ, ये तीनों ही लाइन एक्स्ट्रा है, तो नोट्स नहीं लिख रहा। मर्दा कैटिना जो दिया वो दिया जी मिलने नाम के वैज्ञानिक ने, मर्दा कैटिना के बारे में बताया। कैटिना, कैटरीना नहीं, कैटिना। कैटरीना तो विकी कौशल की हो गई है, अपने हिस्से में कैटिना आई है, हैं? मर्दा कैटिना जी मिलने ने, किसने दी? जी मिलने। हाँ, औकात के अनुसार मिलता है सबको, हैं? क्या ये होती क्या है? ये क्या कैटरीना क्या होती है? ये होती, ये तो मैं बताऊंगा। 2 महीने लिख लो, अभी बताते हैं। काम का नहीं है तो मैं कभी नहीं पूछेंगे कैटरीना क्या होती है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इच्छा हो गई, मन में शंका हो गई, समाधान नहीं किया तो तृप्त नहीं होगी आत्मा, इसलिए सबकी शंका का समाधान करेंगे, डाउट हम सारा क्लियर करेंगे। ये होती क्या है कैटिना? तो होता क्या है कि आपने कभी पहाड़ी इलाका देखा है? तो पहाड़ी इलाकों पे, पहाड़ पे भी पौधे उगते हैं, पता है ना, और नीचे भी उगते हैं। तो पहाड़, जो नीचे वाली मिट्टी है वो बनी किससे? पहाड़ से ही बनी है, लेकिन उन दोनों के गुणों में अंतर होता है। पहाड़ के ऊपर मिट्टी अलग होती है और पहाड़ के नीचे मिट्टी अलग होती है। पहाड़ के ऊपर देखोगे मिट्टी बड़ी बड़ी बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं, और नीचे बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। ऊपर पानी कभी रुकता और नीचे पानी भरा ही रहता है। तो मतलब एक ही पैतृक पदार्थ के अलग अलग हाइट से मर्दा बनने में उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, इसको बोलते हैं मर्दा कैटिना। मतलब हाइट अलग अलग है, एक ही पैतृक पदार्थ है, मतलब उनके पेरेंट्स एक ही है, मम्मी पापा एक है, लेकिन वो अलग अलग रहते हैं। एक अमेरिका रहता है और एक इंडिया रहता है, तो उनके दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं कैटिना। क्या बोलते हैं? एक ही पैतृक पदार्थ से लेकिन अलग अलग स्थानों पर बनी हुई मर्दाएं, जो गुणों में भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? मर्दा कैटिना कहलाती है। ओके, अच्छा, आगे लिखिए मर्दा निर्माण प्रक्रियाएं। मर्दा निर्माण प्रक्रियाएं, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। अच्छा, अब वापस अपन एग्जांपल लेते हैं। ये रूम बना है, तो रूम एक प्रक्रिया से बना होगा कि ऐसे ही बना दिया होगा? एक प्रोसेस हुई होगी। ऐसे एक पहले छत बनाई, बाद में दीवारें, तो सबसे पहले कहां से शुरू किया होगा? नींव से शुरू किया होगा, नींव हुई होगी, फिर उसके ऊपर कुछ बेसिक मटेरियल डाला होगा, फिर इसका ढांचा तैयार किया होगा, फिर इसके ऊपर ईंटों से चुनाई की होगी, फिर इसके ऊपर सीमेंट से छपाई की होगी, और पूरा का पूरा करके फिर पेंट किया होगा, फिर लाइट का कनेक्शन, फिर सारे के सारे दरवाजे वगैरह लगे, फर्नीचर लगा, यही हुआ होगा। तो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया से हुआ है।
यदि प्रक्रिया सही है तो मिट्टी सही, रूम सही बनेगा। बहुत बार आपने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी प्रक्रियाएं सही नहीं होती। तो यदि मिट्टी के कारक सही है लेकिन बनाने वाला आदमी सही नहीं है, प्रक्रिया सही नहीं है, तो मृदा अच्छी। अच्छा, मिट्टी को बनाने वाला आदमी कौन है? आदमी थोड़ी है, चट्टान है, प्रकृति है। कौन है? अरे भैया, जिसको हम प्रकृति, जिसको हम भगवान बोलते हैं, हम प्रकृति को तो भगवान बोलते हैं। जो हमें दिखती नहीं है, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो भगवान है। तो प्रकृति बनाती है मिट्टी। तो मिट्टी प्राकृतिक पिंड है। कैसा पिंड है? कभी कृत्रिम। मिट्टी अपन लैब में कहां बनती है? प्रकृति में बनती है। तो प्राकृतिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो याद रखना, मृदा निर्माण प्रक्रिया भी कहां होगी? प्रकृति के अंदर होगी। और ऐसी कुछ प्रक्रिया है जो अलग अलग प्रकार की मृदाओं का निर्माण करती है। पहले हम दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रक्रिया है पोर्टजोलीकरण। क्या नाम है? पोर्टजोलीकरण। क्या नाम है? वापस नाम बोलो, नहीं तो याद नहीं होगा। एक बार और, एक बार और। इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टजोलाइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन। बहुत बार इंग्लिश का नाम आ जाता है, पोर्टजोलीकरण की जगह पोर्टजोलाइजेशन लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ऐसी प्रक्रिया और है जिसको हम बोलते हैं लेटेराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेराइजेशन, लेटरीकरण। और ये लेटेराइजेशन जो है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी लेटराइजेशन लिखते हैं, हिंदी में लेटरीकरण लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में लेटराइजेशन नहीं पूछा जाएगा, लेटरीकरण नहीं आएगा, ध्यान रखना। लेटराइजेशन। कितनी प्रक्रिया हो गई? एक का क्या नाम है? दूसरे का क्या नाम है? वापस बोलो, एक का नाम, दूसरे का नाम। अब मैंने आपको चट्टाने पढ़ाई थी, चट्टानों में अर्थ क्रस्ट का, भूपपड़ी का संगठन पढ़ाया था। उसमें मैंने कहा था कुछ तत्व होते हैं। कौन कौन से होते बता दो एक बार। सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। कभी अकेले अकेले बैठे, इन सबके जोड़े हैं। सबके क्या है? जोड़े में इन सबके साथ जोड़ा जो बनता है, वो बनता है ऑक्सीजन के साथ। ये बन गया ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, ये बन गया ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, और ये बन गया ऑक्सीजन के साथ जोड़ा। इसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं भैया? बोलो, सिलिका का क्या फॉर्मूला है? सिलिका का क्या फॉर्मूला है? सिलिका का क्या फॉर्मूला है? ये क्या है? ये क्या है? सिलिकॉन। सिलिका नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ये एल्यूमिनियम आयरन नहीं है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और आयरन के, इन दोनों को साथ में, इन दोनों को एक साथ जब हो जाता है ना, ये एक दो साथ हो जाते हैं। जैसे अपन, तुम अकेले बैठे थे कि स्टूडेंट बैठे, मैं अकेला था कि टीचर बैठे। अब अपन क्लास चल रही, बोले कि अंदर क्या चल रही? क्लास चल रही है। मतलब अपन सब साथ में है, तो अपन को क्या बोल दिया? क्लास बोल दिया। समझ रहे? तो ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, इन दोनों को साथ में एक नाम दिया जाता है। उसका नाम है सेस्क्वी ऑक्साइड। क्या नाम है? सेस्क्वी। नाम लो वापस, वापस नाम बोलो, वापस नाम बोलो। ओके, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? फॉर्मूला क्या है? ओके, ये क्या है? ये क्या है? Fe2O3। आयरन ऑक्साइड और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? सेस्क्वी ऑक्साइड। अब मुझे बताओ, चट्टानों में ये ज्यादा, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे? चट्टानों में, इसको चट्टानों से नहीं है मिट्टी, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे? अब मैं बोलूं मिट्टी में कौन से खनिज ज्यादा होते तो? और 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 मिट्टी में कौन से खनिज ज्यादा? मिट्टी में कौन से खनिज ज्यादा? क्योंकि ये किस में ज्यादा? चट्टानों में ज्यादा। और चट्टानों से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। अब ये भैया मिट्टी है, क्या है? और ये बैठा है सिलिका भैया, ये बैठे हैं सेस्क्वी ऑक्साइड भैया। मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया R2O3। आयरन मैग्नीज, मैंने आयरन एल्यूमिनियम को R लिख दिया। क्या लिख दिया? R। अच्छा, ये कौन है? सिलिका। और ये कौन है? सेस्क्वी ऑक्साइड। नहीं समझो तो मैं लिख लेता हूं, सेस्क्वी ऑक्साइड है ये भी सेस्क्वी ऑक्साइड है। ये मिट्टी अपनी क्या है? अरे मिट्टी में यही तो रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, पानी बरसता है, टिप टिप बरसा पानी, सुना ही होगा तुमने। पानी बरसता है, बारिश आती है। बारिश का पानी में बाहर होता है कि नहीं होता है? क्या पानी में बाहर होता ही है? नहीं तो पता चल जाएगा, अभी 2-4 लीटर का पानी के आप कैन उठाओ, पता चल ही जाएगा पानी में बाहर होता है। और हर भारी वस्तु कहां जाना चाहती है? गुरुत्वाकर्षण की तरफ। गुरुत्वाकर्षण कहां है? पृथ्वी के बीच में, तो मतलब नीचे जाएगी। अच्छा, मिट्टी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, बहुत पृथ्वी के 2-2.5-3 हजार किलोमीटर अंदर है। तो अब मिट्टी में रखा हुआ पानी भी कहां जाएगा? अब पानी नीचे जा रहा है, पानी होता है विलायक। क्या होता है? घोलने वाला। क्या करने वाला? अब पानी जब नीचे जाएगा तो किसी न किसी को घोलेगा। मिट्टी में ये पड़े, इनको घोलेगा, घोल के कहां ले जाएगा? इसको बोलते हैं निक्सालन। क्या बोलते हैं? तो निक्सालन करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? पानी। क्या किसका करेगा? इन आयनों का, इन खनिजों का निक्सालन करेगा। कौन करेगा? जल करेगा। अब
बारिश हुई, क्या हुई? बारिश। बारिश कहां होती है? ऊपर नहीं होती बारिश, तो जमीन पे होती है, आर्द्र इलाकों में होती है। कहां होती है? सूखे इलाकों में बारिश। बारिश ज्यादा कहां होती है? आर्द्र इलाकों में। फ्रीक्वेंटली बारिश कहां? ज्यादा बारिश, इतना बारिश के पानी नीचे जा रहा है, बह रहा है, तो कहां होगी? आर्द्र। सूखे इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, तो आर्द्र इलाके। तो याद रखना ये दोनों ही कहां की बातें कर रहे हैं अपन? आर्द्र इलाकों में। कहां की बात कर रहे हैं? अब बारिश हुई और बारिश की वजह से ये सेक्सी ऑक्साइड नीचे चला गया। कहां चला गया? मतलब इस मर्दा से पानी के साथ घुल के नीचे चला गया, लेकिन सिलिका ऊपर ही रहा। सिलिका यहां से टच से मच नहीं हुआ, यहीं पड़ा रहा। तो याद रखना सिलिका तो ऊपर रह जाता है और सेक्सी ऑक्साइड कहां चला जाता है? इसके उलट ऐसा भी तो हो सकता है कि सिलिका चला जाए कहां और सेक्सी ऑक्साइड कहां रह जाए? ऊपर। तो दो कंडीशन हो सकती है आर्द्र इलाकों में, या तो सिलिका जाए या सेक्सी ऑक्साइड जाए, दोनों। या तो सिलिका जाए या सिलिका जाए, या कौन जाए? कौन से इलाकों में? कौन से इलाकों में? आर्द्र। तो एक में तो क्या निक्षालित हो रही है? सिलिका निक्षालित हो रही है। किसका जमाव हो रहा है? अच्छा, एक में किसका निक्षालन हो रहा है और किसका जमाव हो रहा है? जमाव। किसका जमाव? किसका जमाव? किसका जमाव? वो मूवी देखी आपने, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? एक ऐसी और मूवी आई थी, उसमें था कि जा कबूतर जा, जा सिमरन जा। वो वाली मूवी देखी? अमरीश पुरी होता है जिसमें बाप सिमरन को किसी से प्यार हो जाता है, फिर सिमरन बोलती है मुझे पापा उसी से शादी करनी है, तो पापा मना करते हैं। लास्ट में ट्रेन जा रही होती है, शाहरुख खान हीरो होता है और पापा बोलते हैं, अमरीश पुरी बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और फिर वो सिमरन जाती है दौड़ती हुई और ऐसे ट्रेन में हाथ पकड़ाती है और चली जाती है अपने पति के साथ। मूवी देखी? उसमें था जा सिमरन जा। क्या नाम था? बोलो, जा सिमरन। एक तुमने बहुत बार पुराने मूवी में, क्योंकि व्हाट्सएप होता नहीं था, तो पत्थर ले जाना था प्रेमिका के पास, तो क्या भेज देते? कबूतर। कबूतर के गले में बांध देते थे पत्थर और फिर बोलते जा कबूतर जा। क्या बोलते थे? तो आप देख, दो चीजें तुम्हें पता है, पहली जा सिमरन जा, जा कबूतर। देख, एक तो मूवी की बात है, एक पुराने टाइम की बात है। अभी नई आज के भारत की बात है, पोर्ट सिल्ली जा, जा पोर्ट सिल्ली जा। बोलो वापस, बोलो ज पोर्ट सिल्ली जा। अब ज करते जा हो गया, बोलो जा पोर्ट सिली जा। ज फॉर जमाव, जा फॉर क्या है? जा फॉर क्या है? तो सुनना, जा पोर्ट सिली जा मतलब पोर्ट जोलीकरण के अंदर, किसके अंदर? पोर्ट सोलीकरण के अंदर सिलिका का, किसका? जमाव होता है। क्या होता है? तो अब मुझे बताओ सिलिका जम कहां रही है? कौन सी प्रक्रिया में? इसमें किसमें? तो ये तो हो गई पोर्ट जोलीकरण। क्या हो गई? अब पोर्ट जोलीकरण में सिलिका का जमाव होता है, जहां सिलिका का जमाव नहीं होता है वो है लेटरीकरण, लेटराइजेशन। क्या कहलाती है? तो वापस याद रखना, लेटराइजेशन में किसका जमाव? इसका किसका? सेस्क्यू ऑक्साइड का। किसका? और किसका निक्षालन? लेकिन पोर्ट जोलीकरण में किसका जमाव, लेकिन किसका निक्षालन? बस इतना याद रखना है, इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखना। ऐसी मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का जमाव होता है लेकिन सेक्सी ऑक्साइड का क्या हो जाता है? क्या कहलाती है? ऐसी मृदा निर्माण प्रक्रिया जिसमें सिलिका का निक्षालन होता है लेकिन सेक्सी ऑक्साइड का जमा हो जाता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दोनों कौन सी जलवायु होगी? बस एक बात और याद रखनी है, ये तो होती है शीत इलाकों में, ठंडे इलाकों में, और ये होती है उष्ण इलाकों में। कौन से इलाकों में? कौन से इलाकों में? लेकिन जलवायु कैसी? आर्द्र शीत तो, आर्द्र उष्ण तो, सिलिका का जमाव हो रहा है तो, सिलिका का जमाव हो रहा है तो, अरे इशारा उधर करना था, लेकिन तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सुनो ना बात, वापस सुनो। सिलिका का जमाव हुआ तो, सिलिका का निक्षालन हो तो, सेक्सी ऑक्साइड का निक्षालन हो तो, सेक्सी ऑक्साइड का जमाव हो तो, आर्द्र उष्ण इलाका हो तो, आर्द्र शीत इलाका हो तो, बस इतनी ही बात है, इतनी ही बात है। आगे बात समझ में? वापस इधर चलते हैं भैया के पास, जहां भैया थे ना अकेले। अच्छा, अब देखो जलवायु कैसी दोनों की? अरे जलवायु कैसी रे? आर्द्र और, पोर्ट जोलीकरण में जलवायु कैसी? आर्द्र और, तो लिखो आर्द्र शीत जलवायु। इसमें जलवायु कैसी? आर्द्र उष्ण। लिख दो हाथों हाथ, समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा, इसमें निक्षालन किसका? अरे निक्षालन किसका? पोर्ट जोलीकरण, सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड।
ओके, इसमें निक्षालन किसका? सिलिका। जिसका निक्षालन होता है उसके जस्ट उल्टा जमा होता है, तो जहां सिलिका निक्षालित हो रही है वहां जमा कौन हो जाएगा? सेक्सी ऑक्साइड। तो जमाव किसका? वहां होगा, वो डिग्रेड हो जाएगी सोइल, फिर उससे भी भयानक सोइल बनेगी। ऐसा होता इसलिए नहीं है कि यहाँ जलवायु, बहुत सारे फैक्टर है, मैं आपको इतना पढ़ा नहीं रहा हूं। ये सिर्फ यही नहीं होती है, इसके ऊपर पैतृक पदार्थ पे निर्भर करती है, वहां की वो वनस्पति कैसी है उस पर भी निर्भर करती है, बारिश कितनी हो रही है उस पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए दोनों का होता नहीं है। ये आप बड़ी क्लास जाओगे नहीं, सुपरवाइजर खत्म हो जाओगे, इसलिए आपको इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करके चला जाना, खूब है। जमाव किसका? किसका जमाव? जमाव किसका? सिलिका। बस लिख लीजिए। सर कोर्स कितने दिन का रहा है? जितने दिन का हुआ है उतना ही दिन का रहा है। लिख दिया। जहां पे भी कुछ भी निक्षालन हो वहां पे मृदाएं बनती है अम्लीय। कैसी मृदाएं बनती है? यहाँ निक्षालन हुआ है तो मृदाएं कैसी बनेगी? अम्लीय मृदाएं। अपना निक्षालन से अम्लीय मृदाएं बनती है। तो अब दोनों में निक्षालन हुआ ना किसी का, तो इन दोनों से कौन सी मृदाएं बनेगी? तो याद रखना, इन दोनों प्रक्रियाओं से कौन सी मृदाएं बनती है? अम्लीय मृदाएं बनती है। अब तो लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? कोई नहीं रहा? ओके, तो लिखिए, इन दोनों प्रक्रियाओं से, इन दोनों प्रक्रियाओं से कैसी मृदाएं बनती है? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं से अम्लीय मृदाओं का निर्माण। कैसी मृदाएं बनेगी? मतलब पीएच 7 से क्या होगा? कम होगा। एडवांस में हैप्पी होली सर, हैप्पी होली ऑल ऑल ऑफ यू। नहीं, हाँ हाँ, सबकी होली बहुत अच्छी हो। जितने रंग तुम होली में देखो इतने रंग तुम्हारे जीवन में भी भर जाए। मेरे तो भरे हुए, मेरे ज्यादा ही भर गए। इस होली में थोड़े काम करूंगा। ओके, जब बहुत ज्यादा रंग भर जाते हैं तो आदमी का कलर डार्क हो जाता है। पहले मैं गोरा हुआ करता था, बहुत सारे रंग भर गए तो मैं काला पड़ गया। अब मैं रंग वापस क्या करना चाहता हूँ, पता है तुम्हें? काले रंग और गोरे रंग में क्या फर्क है? गोरे रंग ऐसा रंग होता है जहां लाइट के कोई सा भी कलर अवेलेबल नहीं होता। यदि कलर नहीं है लाइट में तो रंग कैसा होता है? गोरा। और जब सारे कलर लाइट में हो तो कलर कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तुम्हें पता है ये? नहीं। अच्छा, तुम देखो, कोई व्हाइट सरफेस है और कोई ब्लैक सरफेस है, तो दोनों में से लाइट कौन एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा? ब्लैक, क्योंकि ब्लैक सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कलर कैसा दिखता है? ब्लैक। और व्हाइट सारी की सारी लाइट को क्या कर लेता है? रिफ्लेक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब। इसलिए आप देखो गर्मियों के अंदर आप काले कपड़े नहीं पहनते, लेकिन सर्दियों में सारे जैकेट के कलर कैसे? मोस्ट ऑफ जैकेट कैसे? मोस्ट ऑफ स्वेटर कैसे? मोस्ट ऑफ टोपी, आपका मफलर कैसा? काले रंग का। तो आपने सोचा नहीं कि क्यों है ऐसा? क्योंकि काला रंग उष्मा का बहुत अच्छा क्या है? एब्जॉर्बर है, बहुत अवशोषित करता है। समझ रहे? इसलिए आपने देखो गर्मियों के दिनों में भैंस कभी भी आपको बाहर नहीं दिखेगी, वो चली जाती है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि उन बेचारी का चमड़ी का रंग कैसा है? काला। तो वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब। अब जब हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो रंग कैसा पड़ जाएगा? काला पड़ जाएगा। तो ये रंग का पूरा लॉजिक है ना, किसके ऊपर है? लाइट के ऊपर है। किसके ऊपर है? लाइट के ऊपर। लाइट समझोगे सब समझ में आ जाएगा। चलो, अब है ना कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो नाम से ही पता चल जाएगी। मैं बोलूं
लवणीकरण किसका जमाव, लवणों का। मैं बोलूं कैल्सीकरण किसका जमाव, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम का, चूने का। मैं बोलूं क्षारीयकरण किसका जमाव, क्षारीय पदार्थों। जिप्सीकरण, तो कुछ है ऐसी प्रक्रिया जिनका नाम से आपको पता चल जाएगा। तो लिखिए कुछ प्रक्रिया और 3 नंबर पे लवणीकरण किसका जमाव होता है मृदा में, तो याद रखना मृदा में लवणों का जमाव। अच्छा मैं यदि बोलूं 4 नंबर पे जिप्सीकरण, किसका जमाव मृदा में, मृदा में जिप्सम का जमाव। जिप्सम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4.2H2। एक होता है क्षारीकरण, इसका एक और नाम है सोलोनाइजेशन। याद रखना इसमें किसका जमा होता है, सोडियम का। मृदा में किसका जमा होता है, सोडियम आयन का। एक है कैल्सीकरण, किसका जमा होता है मृदा में, लिख लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट को नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ भी मिल गई है, नोट्स भी बनाने, पीडीएफ भी अपलोड हो गई है आपके। लिख दिया, हाँ रुका हुआ हूं, कहां जाऊंगा, नींद आ रही भयंकर। पैसे कौन देगा सोने के, ऐसा कंपटीशन होगा कि सबसे ज्यादा सोएगा उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, अपन सब जीत जाएंगे सारे। नींद किसको अच्छी नहीं लगती, सबको लगती है ना। कोई ऐसा है जिसको नींद से प्यार नहीं है। मैं तो एक और कंपटीशन में जीत जाऊं, सबसे ज्यादा खाना कौन खाएगा, तुम भी, वो तुम और जीत जाओ। सबसे ज्यादा पढ़ेगा कौन, अपन सब हार जाए हैं? मैं तो सबसे पहले हारूं। पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। पढ़ना अच्छा लगता है तुम लोगों को, नहीं। ये तो क्या इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी सुना है, एलआईसी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो पढ़ाई भी एक इन्वेस्टमेंट है, किस्तें भरते रहो, हर साल किस्तें भरते रहो। एक बार किस्त मैच्योर हो जाएगी, तुम सुपरवाइजर बनोगे उस दिन, फिर वापस मिलेंगे। लेकिन यहाँ किस्तों में मिलते हैं वापस भी साथ। भाई आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया तो थोड़ी किस्त भरी, फिर सेकंड में लिया थोड़ी, फिर आपने 12वीं की तो थोड़ी किस्त भरी, फिर अभी किस्त भरी आपने यहाँ, उस किस्त का थोड़ा सा हमें भी मिल रहा है हिस्सा। फिर तुम सुपरवाइजर बन जाओगे तो वापस सरकार तुम्हें क्या देगी, तो जीवन किस्तों पे ही तो है अपना सारा। पहले किस्तें भरी है, अब किस्तें उठा रहे हैं वापस। तो तुम्हें लगता है कि सरकार तुम्हें पैसे दे, नहीं, तुमसे वापस लिए थे 12th क्लास तक, वो वापस दे रही है। 12th क्लास तक लिए थे इसलिए थोड़े दे कम रही है, फिर एमएससी तक हमने ज्यादा दिए, पीएचडी तक तो हमने खूब दिए सरकार को। तो अब हमें सरकार को ज्यादा देना चाहिए ना। हम सुपरवाइजर बनेंगे तब हमें भी उतना ही मिलेगा जितना तुम्हें मिलेगा, इसलिए मैं सुपरवाइजर बनना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे से हिंदी पढ़ी नहीं जा रही। कल हिंदी गलत लिखा था ना, महत्वपूर्ण, आते सर बोले थे। हाँ ऐसी तो हमारी हिंदी है, होगा सिलेक्शन क्या होगा। ओ चलो, अब विश्व स्तर की बातें करते हैं। अब अपन भारत को ऊपर छोड़ के, राजस्थान को छोड़ दिया, उदयपुर को, अब अपन विश्व स्तर पे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, सर क्लास मॉर्निंग में लगाओ ना, नींद आ रही है तो सो जाओ, और क्लास मॉर्निंग में लेना, रिकॉर्डेड मिल जाएगी इनको। तो दिक्कत तो तुम्हारे साथ है, उनकी क्या दिक्कत है। मृदा वर्गीकरण क्या होता है, मृदा वर्गीकरण, सोइल क्लासिफिकेशन। इस पूरे विश्व में
कितने प्रकार की मृदाएं हैं। पूरे विश्व की मृदाओं को हम बांटना शुरू करें तो हमें कितने प्रकार की मृदा मिलेगी। तो याद रखना, हर 2 किलोमीटर में बोली और हर 4 किलोमीटर में मिट्टी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, हर 4 किलोमीटर में। तो मुझे बताओ पूरे विश्व में कितने प्रकार की मृदाएं हो जाएगी। हजारों प्रकार की मृदाएं। कितने प्रकार की? अरे 4 किलोमीटर में मिट्टी बदल गई, मतलब यहां से मेरे हॉस्टल तक बदल गई, फिर हॉस्टल से 4 किलोमीटर आगे गए वहां बदल गई, फिर आगे गए बदल गई, बदल गई, बदल गई, जोधपुर तक तो 18 प्रकार की, 40 प्रकार की मिट्टियां हो जाएगी। तो कितने प्रकार की? हजारों प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की मिट्टी है? अब ये हजारों प्रकार की मिट्टी पड़ी नहीं जा सकती। तो हमने देखा यार इन मिट्टियों में थोड़ी समानता है, तो ऐसी समान समान मिट्टियों को एक ही समूह में रखा। तो ऐसे समूह में रखे तो हमें लगा कि पूरे विश्व में मिट्टियों के 12 समूह हैं। मिट्टियों के कितने समूह है? मृदाओं के कितने समूह है? और ये काम एक संस्थान ने किया, उस संस्थान का नाम है यूएसडीए। क्या नाम है? तो याद रखना यूएसडीए। कौन सा नाम है? यूएसडीए। यूएसडीए का फुल फॉर्म तो बताइए। अरे पढ़ाया तो था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने मृदा कणों को कितने भागों में? 7। कितने कणों में? 4 में। तो किसने बांटा था? ISSS ने, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इसका नाम IUSS है। 4 प्रकार के। यूएसडी अमेरिका का दुश्मन। कितने प्रकार? 7 प्रकार। भूल गए तुम तो यार क्या। ओके, यूएसडीए का एक है मृदा टेक्सोनॉमी, जिसको बोलते हैं मृदा या सोइल टेक्सोनॉमी, इंग्लिश में लिख लो यूएसडीए सोइल टेक्सोनॉमी। ये एक संस्थान है यूएसडीए, उसने एक मृदा वर्गीकरण दिया जिसका नाम क्या रखा? सोइल टेक्सोनॉमी। और इसने पूरे विश्व की मृदाओं को कितने भागों में बांटा? विश्व की मृदाओं को 12 भागों में बांटा। इन भाग को गण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखना 12 गणों में बांटा। कितने गणों में? तो याद रखना पूरे विश्व में कितने मृदा गण हैं? सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का, यूएसडीए के अनुसार कुछ नहीं पूछा, उसने बोला पूरे विश्व में मृदा गणों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से रख लेना, पिछले साल के नोट्स में पढ़ा है, तुम देख लो ध्यान से, ठीक है। 12 गणों में। कितने गणों में? तो याद है। फिर बोलते हैं सोइल से क्वेश्चन नहीं आता। अभी वो बच्चा बोला क्वेश्चन जब आया ना तो फिर किसी से नहीं होता, आता नहीं है क्वेश्चन, और जब आता है तो फिर किसी से, इसलिए थोड़ा पढ़ लो। हैं 4 आ रहे हैं? हाँ देखो सोइल के क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन 15 क्लास में हो रहे हैं, तो मतलब खूब है। एक तुम मतलब 4 क्वेश्चन 15 क्लास में, और एक पीछे कितने बचे? 20 क्वेश्चन आते ना इकोनॉमी के, पीछे कितने रह गए? 16 क्वेश्चन के लिए तुम ले रहे हो लगभग 120 क्लास। तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये 16 क्वेश्चन जिसने भी 12th एग्रीकल्चर से किए सबसे हो रहे हैं, और ये 4 क्वेश्चन बीएससी करने वालों से नहीं हो रहे। तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ? 4। लेकिन ये नंबर में ज्यादा है, इसलिए ये पढ़ने तुम्हें सबको पढ़ेंगे, ये नंबर ज्यादा है, लेकिन प्रबल कौन है? 4। मैं बता रहा हूं फिर भी सिलेक्शन के लिए हिंदी के 15 क्वेश्चन, सोइल वाले 4 क्वेश्चन, ये रट के चले जाना, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में, उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके होशो आवाज नहीं लगेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका कोई तुक नहीं बैठेगा। इतने पिछली बार आया स्टोक नियम वाला, किसी ने पढ़, नोट्स में है ही नहीं। तुम जज कर सकते हो, पेपर लेना और ये नोट्स लेना, पेपर में क्वेश्चन देखना, नोट्स में मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो तुम देखोगे 4 में से 3 मिल जाएंगे, स्टोक नियम वाला नहीं मिलेगा। ये मैं भी बोल रहा हूं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का है, इस बार नोट्स में लिखा है, इसलिए 2-4 क्लास अपनी बढ़ गई है, तो थोड़ा एडवांस लिखवाना पड़ रहा है। क्योंकि अब हम 2023 की तरह तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि 2023 की तरह करेंगे तो क्वेश्चन उससे भी हार्ड आ सकते हैं, हमें पता चल गया है, तो थोड़ा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्लासेस बढ़ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने गणों में बांटा है? 12 गणों में बांटा। कितने गणों में बांटा है? 12। अब ये 12 गण तो हम याद, नाम तो पढ़ ही लेते हैं, याद तो पूरे होंगे नहीं ये भी पता है, लेकिन नाम तो एक बार याद कर ही लेते हैं, जितने नाम याद हो उतने कर ही लेते हैं। उनमें से कुछ के बारे में आपको मैं और पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो भारत में भी पाए जाते हैं, और भारत के साथ कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थानी गण तो अपन पढ़ लेंगे, लेकिन नाम 12 के 12 याद कर लो। शुरू में ये नाम बड़े अजीबोगरीब लगेंगे, ऐसा लगेगा किसके नाम है, कौन के फिल्मों के हीरो के नाम है, या कौन से कीड़ों के नाम है, समझ में। लेकिन 4 बार याद करो। कितनी बार? तो तुम्हारे सगे भाई बहन जैसा फील देंगे ये। अरे यार ये तो अपना सगा भाई जैसा, सगे भाई का नाम याद करना थोड़ी पड़ता है। अरे यार मेरे भाई का क्या नाम था, बोले आज तक भाई का नाम, इतना ही ज्यादा याद हो जाएंगे। कितनी बार पढ़ना है? एक बार तो मैं पढ़ा रहा हूं, दूसरी बार मैं तुमसे वापस पढ़ाऊंगा, 2 बार घर जाके। 4 डोज लेनी है। कितने डोज? हर 3-3 घंटे में 4 बार आपको दवाई लेनी है, खुराक लेनी है, तो मैं सारे के सारे याद हो जाएंगे। कितने नाम है? 12 नाम है। कितने नाम है? एक ट्रिक है इसकी, एक क्या है?
ट्रिक याद रखना, आवामी, क्या याद रखोगे? अरे संस्कृत पढ़े ना, गच्छामी, पढ़ामी, पठामी, वैसे ये क्या है? आवामी। आवामी के बाद में इंग्लिश पढ़नी है सीधा, क्या पढ़ना है? हाउस। पहले तो आवामी मतलब आओ, किसमें? हाउस में। किसको बुला रहे? एग्रीकल्चर वालों को सिर्फ। तो याद रखना क्या है? आवामी। वापस बोलो, वापस बोलो, ये ट्रिक याद रखनी है। अब इन सबको जोड़ोगे तो 12 अक्षर है। टोटल कितने अक्षर है? इन 12 को अलग अलग लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 12 को अलग, ए वी ए एम आई। जी फॉर है गैलीसॉल। जी फॉर क्या सॉल है? गैलीसॉल। तो यहां एक काम याद रखना, सबके पीछे सॉल लगेगा। क्या लगेगा? सॉल मतलब सोइल। सॉल मतलब, तो ये कौन सी सॉल है? इसका नाम है एंडीसॉल। क्या नाम है? एंडीसॉइल नहीं, सॉल। एंडीसॉल। वापस सोइल नहीं बोलना है, एंडीसॉल। वापस बोलो क्या है? जी फॉर, जी फॉर, ए फॉर, अब ए दो और है, एक ये रहा ए, इसका नाम है एरिडीसॉल। क्या नाम है? इस वाले ए का नाम तो है एरिडीसॉल, और उस वाले ए का नाम क्या है? ये और वो वाला ए नहीं है। ए में 3 नाम है। ए पे कितने नाम है? पहला, दूसरा, एक और है, ए फॉर एल्फिसॉल। ए फॉर क्या है? एल्फिसॉल। याद रखना, ए फॉर एल्फिसॉल। तो वापस याद रखना, ए फॉर, ए फॉर, ए फॉर, जी फॉर गैलीसॉल। ओके। अब यहां पे है एम और एक है वी। वी तो याद ही होगा तुम्हें, वर्टी। याद है ना, काली सोइल, वर्टीसॉल। कौन सा सॉल? कौन सा सॉल? एम फॉर मॉलीसॉल। एम फॉर, वापस याद रखो, एम फॉर, आई फॉर इंसेप्टिसॉल। आई फॉर, आई फॉर इंसेप्टी। इन, कौन सा सेप्टी? इंसेप्टिसॉल। अच्छा, अब रह गया एच। एच का मतलब है हिस्टोसॉल। क्या नाम है? एच फॉर हिस्टो। एच फॉर, एच फॉर ओ। ओ मतलब ऑक्सीसॉल। ओ मतलब, ओ मतलब, यू मतलब अल्टीसॉल। उल्टी मत कर लेना, यू एल टी आई, इसका मतलब है अल्टी। क्या नाम है? लेकिन अल्टी है, नाम ए से शुरू नहीं हो रहा है, यू से शुरू हो रहा है, तो याद रखना अल्टीसॉल। एस का मतलब है स्पोडोसॉल। क्या नाम है? कौन सा सॉल? और ई का मतलब है एंटीसॉल। एंटी, ई से शुरू हो रहा है लेकिन एंट, ई फॉर एंट, एंटीसॉल। तो याद रखना, ए वाले 5 है टोटल। 3 तो ए वाले ही है, और ए वाला एक ई का है, और ए वाला किसका है? यू का है। लिख लो। पिछू, ये पिछू। सर सभी सब्जेक्ट को याद करने का तरीका बताओ। ओके, बढ़िया। शाम को भोजन करना है अच्छे से। भोजन करके 2 गिलास पानी पीना है, थोड़ा सा टहलना है, रूम में जाना है, लाइट ऑफ करनी, सो जाना है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, फिर जल्दी उठ के पढ़ना है, याद हो जाएगा। सर को खुद को याद नहीं हो रहा, सुपरवाइजर तो निकल नहीं रहा। ये तो मजबूरियां हैं। दो, सबको लिखने दे, 2 मिनट, 2 मिनट अपन करते हैं आगे। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो थोड़ा। हम्म, हम्म, ओके। नाम बोल बोल के लिखो। बोल बोल के लिखो रे। एरिडीसॉल, वर्टिसॉल, एल्फिसॉल, मोलिसॉल, इंसेप्टिसॉल, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल, अल्टीसॉल, स्पोडोसॉल, एंटीसॉल, एंडीसॉल, गैलीसॉल, गैलीसॉल, एंडीसॉल, एंटीसॉल, स्पोडोसॉल, ऑक्सीसॉल, अल्टीसॉल, हिस्टोसॉल, फिर इंसेप्टिसॉल, वर्टिसॉल, मोलिसॉल, एरिडीसॉल, एल्फिसॉल, एल्फिसॉल, एरिडीसॉल, मोलिसॉल, वर्टिसॉल, गैलीसॉल, एंडीसॉल, एंटीसॉल, स्पोडोसॉल, हिस्टोसॉल, ऑक्सीसॉल,
ऐसे करके 5-7 बार इनको याद करोगे तो ये सारे भगवान तुम्हारे मस्तिष्क में विराज जाएंगे, फिर कभी भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। याद करने का एक ही तरीका है सारे सब्जेक्ट, उसका तरीका है इससे बड़ा कोई चमत्कार इस जीवन में है ही नहीं। तुम्हें लगता है कि इससे बड़ा कोई चमत्कार है? बड़े बड़े ट्रक को ट्रक ड्राइवर आंख बंद करके भी कहां मोड़ना है, स्पीड कम करनी है, क्लच को देखे बिना वो चला लेते हैं। साइकिल चलाते हुए कभी गियर की तरफ पेडल की तरफ ध्यान तुम्हारा नहीं जाता, लेकिन याद करो जब पहली बार साइकिल चला रहे थे, आगे चला रहे थे, देख रहे थे, क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं था। अभ्यास। अच्छा, आजकल मम्मी है ना खाना बनाती है तो माप के डालती है क्या चीनी, या फिर खाना बनाती है तो नमक, या फिर कभी आपका आपका चाय बना रही है तो चाय पत्ती नाप के डालती है क्या? नहीं। फिर भी परफेक्ट बनती है। आज तक मम्मी के खाने में आप देखें सब चीजें परफेक्ट है, लेकिन तुम लोग 4 बार पूछोगे मम्मी मम्मी मैगी बनानी, नमक कितना, मम्मी मसाला, फिर भी गलत बन जाती है। क्यों? अपने पास क्या नहीं है? अभ्यास नहीं है। पहली बार लिख रहे थे तो क से कबूतर जो लिख रहे थे ना, ए करते 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 पता नहीं 4 बार पापा ने, 5 बार बड़े भैया ने हाथ पकड़ के क लिखवाना सिखाया था। आज क लिखवाने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है क्या? अभ्यास। तो मुझे बता दे, मैं एक बात बता रहा हूं कि तुम्हें जीवन में सफल होना है, सारी बातें गौण है, सब चीजें नॉर्मल है, सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास। जितना बार रिवाइज करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार याद करोगे, उतना ही ज्यादा याद होगा। ये चीजें जब मैं पहली बार पढ़ रहा था मैं खुद रट रहा था, मैं ऑक्सीसोल भूल जाता था, अल्टीसोल भूल जाता था। आज 18वां बैच है जहां पे ये चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। बताओ रटनी पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना, तो रटनी नोट नहीं, आप पता टॉपिक सुनते अच्छा ये पढ़ाना है, चलो शुरू हो जाते हैं माइक की तरह। क्यों? अभ्यास। तो एक ही है, यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो बार बार क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। रोहित शर्मा की जगह या विराट कोहली की जगह तुम जाके खेल लो तो तुम ऐसे शॉट मार लोगे क्या? नहीं। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बॉल आती है और वो भैया सिक्स मारते हैं, जाता स्टेडियम से बाहर है, क्यों? अभ्यास। बाकी कोई चीज नहीं है, ये अभ्यास ही है। हिंदी बोलनी नहीं आती थी, गांव में रहते थे, इंग्लिश का ई भी नहीं पता था, लेकिन सर ने पढ़ाया, बार बार याद किया, थोड़ा बहुत इंग्लिश जाने, थोड़ा बहुत हिंदी जाने, थोड़ा बहुत लिखना जान के आज 12th में आके सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। किसकी वजह से? तो बहुत बार अभ्यास। देखो अभ्यास दो प्रकार के होते हैं, एक जानबूझ के करना, एक बिना जाने। जैसे बचपन में तुम चलते थे तो तुम्हें अभ्यास करना पड़ रहा था, लेकिन अब बाद में तुम चलने लगे, चलने तो हैबिट में आ गया, तो अब तुम्हें चलने का अभ्यास नहीं करना। अब मान लीजिए कभी पैर में लग गई, महीने भर तक तुम बेड पे सोते रहे, फिर तुम्हें वापस चलोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अभ्यास रुक गया था। महीने भर 2 महीने से साइकिल नहीं चलाओ, पहली बार चलाओगे ना उसके बाद में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर वापस क्या हो जाओगे, वैसी स्पीड पकड़ लोगे। क्योंकि आपका माइंड जो है ना, उसके दो टाइप होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो आपका सुसुप्त अवस्था में जो आपका माइंड है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। बचपन में जितने इवेंट तुमने देखे थे ना, सारे वहां सेव है। जब ऐसा कोई इवेंट सामने से आएगा तुम्हें फट याद, अरे यार ये तो कुछ चीज देख, कभी कभी ऐसा लगता है ना यार इनको तो मैंने कहीं देख रखा है, याद नहीं आते, क्योंकि वो कहां छुपी रहती है इंफॉर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड में। तो याद रखना, इसको परफेक्ट बनाओगे जितना, छोटा दिमाग कहते हैं ना जिसको, यहाँ मत मार छोटा दिमाग है, तो वो वाला वहां बहुत सारी चीजें छुपी रहती है, तो वो आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, किससे? अभ्यास। तो इससे परफेक्ट कुछ भी नहीं है भाई। क्या करना है? अभ्यास। एक बार वापस अभ्यास कर लो इनको याद करने का। वापस अब मैं बोलूंगा, ए फॉर, वी फॉर, ए फॉर, एम फॉर, आई फॉर, एच फॉर, ओ फॉर, यू फॉर, एस फॉर, ई फॉर, ए फॉर, जी फॉर, ओके। ठीक है, चलो अब कुछ के बारे में स्टार लगा देते हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। कुछ के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं? स्टार के। ये हमें और भी अच्छे से पढ़ना है, तो एक तो हम एरिडिसोल अच्छे से पढ़ेंगे, एक वर्टिसोल अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 5 में से 3 तो अच्छे से पढ़ने हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। तो स्टार वाले पढ़ने, स्टार कितनों पे लगाए? 4, बस 4 पढ़ने। कितने? 4 पढ़ने। ओके, ओके, ठीक है। अब हम मिलेंगे
होलिका दहन धुलंडी के बाद। हाँ, कल मेरी तो क्लास नहीं है, तुम तो आना ही है, तुम्हें मैनेजमेंट वाले बता ही देंगे, ठीक है।